चलिए शुरू करेंगे सेशन को। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जीके ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। आज के सेशन में हम 20 अप्रैल के सभी करंट अफेयर यहां पर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। एक एक फैक्ट, एक एक क्वेश्चन को आराम से सुनिएगा, एंड तक सेशन को देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन है। पीडीएफ और मॉक टेस्ट आपको कहां पर मिलेगा? एप्लीकेशन पर। क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन को चेकआउट कीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है तो कलेक्ट कीजिएगा। तब तक हम चलते हैं हमारे सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ और शुरू करते हैं 20 अप्रैल का हमारा सेशन। पहला क्वेश्चन, WWF नेशनल अवार्ड 2026 से किस भारतीय बॉटनिस्ट को सम्मानित किया गया है? तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर, ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वन्य जीवों के संरक्षण या फिर पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करती है। इसके द्वारा WWF नेशनल अवार्ड 2026 अनाउंस किया गया और यह दिया गया भारत के एन अलीम यूसुफ को। आंसर हो जाएगा आंसर बी। यहां पर हम अलीम यूसुफ की बात करें तो ये केरला से आते हैं, केरला के रहने वाले इंडियन बॉटनिस्ट। इनको WWF नेशनल अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया। हैदराबाद में नेशनल इको यूथ इनोवेशन समिट में इन्हें यह पुरस्कार दिया गया। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए इनका जो काम है, इनका जो वर्क है, इनका जो इन्होंने योगदान दिया है प्रकृति के संरक्षण के लिए, इसीलिए बॉटनिस्ट अलीम यूसुफ को इस सम्मान से सम्मानित किया गया। एक्चुअल में इन्होंने एक AI पावर्ड मोबाइल एप्लीकेशन का निर्माण किया है जिसका नाम है नियोफाइट ID। क्या है ये? AI पावर्ड मोबाइल एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन के माध्यम से जो पौधों की आक्रामक प्रजातियां होती है ना, उनको पहचाना जा सकता है। कितनी? ऑलमोस्ट 100 ऐसी आक्रामक पौधों की प्रजातियों को पहचाना जा सकता है जो कि इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक इनोवेशन है। इनका प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए WWF ने इनको 1.5 लाख रुपए की एक ग्रांट दी है, एक सहायता दी है, ताकि ये अपने इनोवेशन को और ज्यादा इंप्रूव कर पाए। यहां पर बात हो रही है कि आक्रामक पौधों की प्रजातियां क्या होती है। देखिए, परजीवी के रूप में ये हमें देखने को मिल सकते हैं। ऐसे पौधे जो कि एक स्थानीय इकोसिस्टम को बर्बाद कर सकते हैं, हार्मफुल होते हैं। ऐसे पौधे क्या होता है कि जो मूल रूप से स्थानीय पौधे हैं उनके लिए ये बहुत बड़ा खतरा माने जाते हैं। जो नेटिव स्पीशीज होती है किसी भी क्षेत्र में, ये उनको रिप्लेस कर देती है, खत्म करके, और उस क्षेत्र के पूरी जो बायोडाइवर्सिटी है उसको प्रभावित करते हैं ऐसे पौधे। आक्रामक पौधों की प्रजातियां होती है, काफी सारी होती है। तो इनको पहचाना जा सकता है, 100 प्रजातियों को पहचाना जा सकता है इनका जो AI पावर्ड मोबाइल एप्लीकेशन है इसके माध्यम से। तो किसने बनाया है? ये बॉटनिस्ट अलीम यूसुफ ने इसका निर्माण किया है, इसको बनाया है, विकसित किया है। तो इसलिए इनको WWF नेशनल अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया। इसी क्वेश्चन था। यहां पर वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर की अगर हम बात करते हैं तो ये जो है ना संस्था नेचर और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए, प्रोटेक्शन के लिए काम करती है। स्थापना 1961 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में देखने को मिलता है। तो इसी संस्था के द्वारा WWF नेशनल अवार्ड दिया जाता है हर साल ऐसे किसी व्यक्ति को जिन्होंने नेचर कंजर्वेशन के लिए काम किया हो। राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन के रूप में लगातार तीसरी बार कौन निर्विरोध चुने गए हैं? तो राज्यसभा में डिप्टी चेयरमैन के रूप में लगातार तीसरी बार चुना गया है हरिवंश नारायण सिंह को। हरिवंश नारायण सिंह, इनकी अगर हम बात करें तो ये राज्यसभा के नॉमिनेट मेंबर है ना, नॉमिनेट करके इनको भेजा गया है। नॉमिनेटेड मेंबर के रूप में भारत की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने इन्हें नामित किया है। अब आपको पता होना चाहिए कि प्रेसिडेंट अगर राज्यसभा में किसी को नॉमिनेट करते हैं तो वो नॉर्मली जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, उनकी सिफारिश पर किए जाते हैं। तो करते हैं प्रेसिडेंट है, तो भारत की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने जो हमारा राज्यसभा है, उच्च सदन, उसमें नॉमिनेटेड मेंबर के रूप में नामित किया है हरिवंश नारायण सिंह को। और ये अब लगातार राज्यसभा के तीसरी बार डिप्टी चेयरमैन के रूप में चुने गए हैं। देखिए, डिप्टी चेयरमैन की बात करें ना, तो जब चेयरमैन राज्यसभा का कौन होते हैं? सभापति। अगर राज्यसभा के सभापति अपने पद पर नहीं है किसी भी कारण से,
चाहे तो वो प्रेसिडेंट के रूप में, एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में उस वक्त काम कर रहे हो या कोई और कंडीशन हो, तो ऐसे केस में राज्यसभा की कार्रवाई का संचालन कौन करता है? ये डिप्टी चेयरमैन करते हैं, उपसभापति। अब उपसभापति की जो नियुक्ति है ना, एक्चुअल में राज्यसभा में बहुमत के द्वारा ये चुने जाते हैं, और इस बार इनको तीसरी बार बहुमत के द्वारा चुना गया है, निर्विरोध। मतलब इनके सामने डिप्टी चेयरमैन के रूप में कोई दूसरा कैंडिडेट ही नहीं था, तो इसीलिए ये निर्विरोध चुने गए हैं। इनका जो प्रस्ताव है डिप्टी चेयरमैन बनाने का, यह सदन के नेता जेपी नड्डा के द्वारा राज्यसभा में रखा गया था, और फिर ये चुन के आ गए डिप्टी चेयरमैन के रूप में। पहली बार ये 2018 में राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन के रूप में अपॉइंट किए गए थे, उपसभापति के रूप में अपॉइंट किए गए थे। पहले नॉन कांग्रेस लीडर हैं जो कि इस पद पर लगातार 3 बार अपॉइंट किए गए। वैसे इनके पहले नजमा हेपतुल्ला, ये भी 3 बार डिप्टी चेयरमैन के रूप में काम कर चुके हैं, और अब 3 बार डिप्टी चेयरमैन के रूप में काम कर रहे हैं हरिवंश नारायण सिंह। राज्यसभा के प्रिसीडिंग ऑफिसर होते हैं डिप्टी चेयरमैन, उस केस में जब चेयरमैन अपने पद पर न हो। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 89 इनसे संबंधित प्रावधान करता है, और आर्टिकल 89 कहता है कि राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन को राज्यसभा के बीच में से बहुमत के द्वारा चुना जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोसीजर है आर्टिकल 89 में, और इसी के तहत हरिवंश नारायण सिंह तीसरी बार डिप्टी सीएम बन गए राज्यसभा के। आगे आते हैं, किस उत्तर पूर्वी राज्य ने खासी और गारो लैंग्वेजेस को आधिकारिक प्रशासनिक मान्यता प्रदान की है? तो गारो और खासी ये जो लैंग्वेजेस है ना, ये मेघालय की जो वहां की स्थानीय ट्राइब्स है उनके द्वारा यूज की जाती है। इसी नाम से ट्राइब्स भी देखने को मिलती है मेघालय में, तो इनके द्वारा बोली जाती है खासी और गारो लैंग्वेजेस। अभी क्या हुआ है कि मेघालय स्टेट कैबिनेट ने खासी और गारो इन दोनों ही लैंग्वेजेस को राज्य की ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया। अब जब ये अप्रूवल दिया गया मेघालय ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑर्डिनेंस 2026 को राज्य की सरकार के द्वारा, तो ये एक पुराने आदेश को रिप्लेस करेगा जो कि मेघालय स्टेट लैंग्वेज एक्ट 2005 है। इसको चेंज करेगा, इसको रिप्लेस करेगा। एक्चुअल में जो मेघालय स्टेट लैंग्वेज एक्ट लाया गया था 2005 में, इसमें केवल इंग्लिश को ही, अंग्रेजी को ही स्टेट की ऑफिशियल लैंग्वेज अनाउंस किया गया था मेघालय में। अब जो नया अमेंडमेंट लाया गया है, ऑर्डिनेंस लाया गया है मेघालय ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑर्डिनेंस 2026, इसमें अब गारो और खासी इन दोनों लैंग्वेजेस को भी ऑफिशियल लैंग्वेजेस का दर्जा दिया गया है। इससे होगा क्या, अब जो गवर्नमेंट नोटिफिकेशन है, एडमिनिस्ट्रेटिव जो फंक्शन है, वो स्थानीय भाषाओं में उनका उपयोग बढ़ाया जाएगा। मतलब खासी और गारो लैंग्वेजेस का भी यूज किया जाएगा गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन में। दोनों ही लैंग्वेजेस का जो यूज है गवर्नमेंट कम्युनिकेशन, एडमिनिस्ट्रेशन और जो राज्य में एग्जाम्स होती है उनमें भी किया जा सकेगा ऑफिशियली। तो गारो और खासी ये 2 लैंग्वेजेस से मेघालय में स्पेसिफिक वहां की जो स्थानीय जनजातियां है उनके द्वारा ये लैंग्वेज बोली जाती है। अब राज्य में इसे ऑफिशियल लैंग्वेज का दोनों को दर्जा दिया गया है। वैसे आर्टिकल 345, यहां पर एक आर्टिकल हमें पता होना चाहिए, ये स्टेट की जो विधानसभा है ना उसको अधिकार देता है कि वो किसी भी लैंग्वेज को भारत में जो उनके राज्य में बोली जाती है उसे ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दे सकते हैं। ओके, आधिकारिक उद्देश्यों के लिए एक या अधिक भाषाओं का अपनाने का अधिकार स्टेट गवर्नमेंट को दिया गया है, और इसी के तहत वो राज्य में ऑफिशियल लैंग्वेजेस अनाउंस कर सकते हैं। तो इसी का यूज किया है मेघालय की स्टेट गवर्नमेंट ने। आगे, हार्वर्ड साउथ एशियन एसोसिएशन द्वारा किसे 2026 के पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में सम्मानित किया गया? हार्वर्ड साउथ एशियन एसोसिएशन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का एक एसोसिएशन है। इसके द्वारा हाल ही में 2026 के पर्सन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया सयानी गुप्ता को। यह फिल्म अभिनेत्री है सयानी गुप्ता, काफी मूवीज में आपने इनको देखा होगा। तो बॉलीवुड एक्ट्रेस सयानी गुप्ता को हार्वर्ड साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर 2026 के रूप में हाल ही में सम्मानित किया गया। आंसर ले लिया हमने, पर्सन ऑफ द ईयर सयानी गुप्ता को सम्मानित किया गया। देखिए ये जो अवार्ड है ना, एक्चुअल में अगर हम देखें तो हार्वर्ड साउथ एशियन एसोसिएशन के द्वारा दिया जाता है।
ऐसे किसी व्यक्ति को जिन्होंने साउथ एशियन कल्चर को बढ़ावा देने के लिए काम किया। तो अब जब सयानी गुप्ता की बात होती है ना, तो ये अवार्ड इन्हें स्टोरी टेलिंग, सिनेमा और साउथ एशियन आइडेंटिटी को ग्लोबल लेवल पर पुश करने के लिए, ग्लोबल लेवल पर उसे प्रसारित करने के लिए यह अवार्ड दिया गया है, क्योंकि साउथ एशियन कल्चर को कहीं ना कहीं इन्होंने प्रमोट किया है। 2025 में ये जो अवार्ड है विकास खन्ना को दिया गया था। कल के सेशन में हमने इनकी बात की थी। ये शेफ है इंडिया के, बहुत ही फेमस। तो लास्ट ईयर इनको दिया गया था और अब ये सयानी गुप्ता को दिया गया है। राइटर डायरेक्टर के रूप में सयानी गुप्ता की पहली डेब्यू शॉर्ट फिल्म आई है जिसका नाम है आसमानी। तो ठीक है, अवार्ड दिया गया तो इनकी ये भी याद रख पाओ तो रख लो, अदरवाइज केवल अवार्ड भी याद रखोगे तो काम चल जाएगा। साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर 2026 सयानी गुप्ता। हार्वर्ड साउथ एशियन एसोसिएशन जो कि अवार्ड देता है, यह हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट लीड ग्रुप है, ऑर्गेनाइजेशन है, जिसे स्टूडेंट लीड करते हैं। साउथ एशियन को, एशियन कल्चर को प्रमोट करने के लिए अगर किसी ने काम किया है तो ऐसे किसी व्यक्ति को यह अवार्ड नॉर्मली दिया जा सकता है हर साल, ठीक है ना। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, इसकी स्थापना 1636 में की गई थी। कैम्ब्रिज यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है। आगे चलेंगे। 2030 तक 1 बिलियन लोगों के लिए जल सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वाटर फॉरवर्ड इनिशिएटिव किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा लॉन्च किया गया? 1 बिलियन 100 करोड़ लोगों को वाटर सुरक्षा दी जा सके, है ना, वाटर सिक्योरिटी दी जा सके, इस उद्देश्य से एक इनिशिएटिव है वाटर फॉरवर्ड। इसकी शुरुआत की है वर्ल्ड बैंक ने। आंसर सी, ठीक है ना। वर्ल्ड में ऑलमोस्ट 8 अरब से ज्यादा जनसंख्या है और 8 अरब में से 4 अरब लोग पूरे वर्ल्ड में पानी की कमी से जूझ रहे, पीने के पानी की कमी से, ठीक है। इस समस्या को हल करने के लिए इस इनिशिएटिव को शुरू किया है वर्ल्ड बैंक ने, और वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट है अजय बंगा, भारतीय मूल के अमेरिकी व्यक्ति है। इनके द्वारा वाटर फॉरवर्ड इनिशिएटिव की घोषणा की गई है। इसके तहत किया क्या जाएगा? इस ग्लोबल प्लेटफॉर्म का उद्देश्य है कि 2030 तक पूरे वर्ल्ड में ऑलमोस्ट 1 बिलियन लोगों को फ्रेश वाटर दिया जा सके, पीने का पानी उपलब्ध करवाया जा सके। 4 अरब लोग मतलब ऑलमोस्ट आधी आबादी है वर्ल्ड की, वो पीने के पानी या फ्रेश वाटर से की समस्या से जूझ रही। तो कम से कम 100 करोड़ का भी लक्ष्य रखा गया है वाटर फॉरवर्ड इनिशिएटिव के तहत। ओके, कंट्री लीड वाटर कॉम्पैक्ट फ्रेमवर्क के आधार पर इसे लागू किया जाएगा। इसमें क्या होता है कि कंट्री लीड लेती है, जो देश है ना वो खुद आगे आके काम करते हैं और वर्ल्ड बैंक उनको पुश करता है और उनकी सहायता करता है। तो प्लेटफॉर्म का मुख्य उद्देश्य 3 पिलर्स पर काम करना होगा। एक वाटर फॉर पीपल, वाटर फॉर फूड और वाटर फॉर द प्लेनेट। यह उद्देश्य वाटर फॉरवर्ड इनिशिएटिव का। वर्ल्ड बैंक 1944 में इसकी स्थापना की गई थी ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान, है ना। पूरे वर्ल्ड में इकोनॉमिक संतुलन बनाए रखने के लिए वर्ल्ड बैंक काम करता है। वॉशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है और अजय बंगा वर्ल्ड बैंक के वर्तमान में अध्यक्ष के रूप में कार्यरत है। ये भारतीय मूल के व्यक्ति है, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है तो इनको याद रखिएगा। ओके, अक्षय तृतीया के उपलक्ष्य में आप सभी के लिए क्रेजी जीके ट्रिक के एप्लीकेशन पर आपके लिए सभी कोर्सेज पर सेल शुरू हो चुकी है। तो अभी आपको सारे कोर्सेज अप टू 90% ऑफ पर मिल जाएंगे। चेकआउट कीजिएगा क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन को। इसके अलावा आप 100 आवर जीएस के कोर्स को भी काफी नॉमिनल प्राइस में अभी ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इसे डायरेक्ट भी अवेल कर सकते हैं। और इसके अलावा आप क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन को चेकआउट कीजिए, वहां पर आपको ये भी काफी अफोर्डेबल प्राइस पर मिल जाएगा और अदर कोर्सेज पर भी अप टू 90% तक ऑफ आपको देखने को मिल जाएगा। तो फायदा उठाइए। कोई भी आपका हर्डल है, कोई भी आपकी अगर क्वेरी है, क्वेश्चन है, तो आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इसे वहीं से ज्वाइन कर सकते हैं। आगे आइए। एन रामचंद्रन, जिनका हाल ही में निधन हो गया, यह किस संगठन के पूर्व अध्यक्ष थे? यहां पर बात की जा रही है एन रामचंद्रन की। तो ये पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के, है ना। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन भारत में ओलंपिक
फ्रेमवर्क को बढ़ावा देना, ओलंपिक गेम्स को बढ़ावा देने के लिए नॉर्मली इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन काम करती है। तो 2014 से 2017 तक इस संस्था के अध्यक्ष के रूप में काम कर चुके हैं एन रामचंद्रन, या फिर इनका पूरा नाम है नारायण रामचंद्रन। 77 ईयर की एज में हाल ही में इनका निधन हो गया। तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के ये पूर्व अध्यक्ष के रूप में काम कर चुके हैं। कब से कब तक? 2014 से 2017 तक। 77 ईयर की एज में इनका निधन हुआ है। आपको पता है इन्हीं के नेतृत्व में जो 14 महीने का बैन लगा था इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन पर, इसको हटाया गया था इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा। तो इसको बहाल किया गया था ऑर्गेनाइजेशन को, और फिर से ये अस्तित्व में आया था एक बार। इसके अलावा वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन के प्रेसिडेंट के रूप में भी इन्होंने काम किया है 2008 से लेकर 2016 तक। ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और किसी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा मान्यता प्राप्त, है ना, इंटरनेशनल फेडरेशन का नेतृत्व करने वाले फर्स्ट इंडियन थे, क्योंकि वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन जो है ना, इसे इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की मान्यता है, और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की मान्यता प्राप्त किसी ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष बनने वाले ये पहले व्यक्ति थे। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन के अध्यक्ष रहे हैं 2008 से 2016 तक। इंडिया में इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में इन्होंने काम किया है। एन रामचंद्रन, इनका हाल ही में निधन हो गया। हाल ही में वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन ने इन्हें पहले ऑनररी लाइफ मेंबर के रूप में अपॉइंट किया था। तो वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन के ऑनररी लाइफ मेंबर के रूप में भी अभी कुछ समय पहले ही अपॉइंट हुए थे। तो ये भी एक फैक्ट है इनसे रिलेटेड। हैदराबाद में आयोजित पहले बाउल्डर्स क्लासिक 2026 गोल्फ टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? बाउल्डर्स क्लासिक, पहली चीज तो ये कि किस खेल से संबंधित टूर्नामेंट है, तो ये गोल्फ टूर्नामेंट है जिसका आयोजन किया गया तेलंगाना के हैदराबाद में, और इसका खिताब जीता शुभंकर शर्मा ने। तो कभी क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि शुभंकर शर्मा किस खेल से संबंधित खिलाड़ी है, तो ये गोल्फ से संबंधित खिलाड़ी है। इंडिया में वैसे गोल्फ के टूर्नामेंट नॉर्मली सुर्खियों में नहीं रहते हैं। ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये पहली बार आयोजित किया गया। इंडियन गोल्फर शुभंकर शर्मा ने बाउल्डर्स क्लासिक 2026 का खिताब जीता है। इस टूर्नामेंट का आयोजन हैदराबाद में किया गया था। बाउल्डर्स हिल्स गोल्फ एंड काउंट्री क्लब नाम से क्लब है, एक पिच है या क्लब है, इस पर इसका आयोजन किया गया था। आपको पता है इंडिया का एक डोमेस्टिक टूर्नामेंट है ये, नेशनल लेवल का, क्योंकि एक पूरी सीरीज होती है जिसे कहा जाता है प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया। ये एक पूरा सर्किट होता है, साल भर इसका आयोजन किया जाता है। इसके हिस्से के रूप में यह टूर्नामेंट आयोजित किया गया था। तो प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया के तहत इसका आयोजन किया गया एक हिस्से के रूप में बाउल्डर्स कप या बाउल्डर्स क्लासिक कप गोल्फ का टूर्नामेंट है। टूर्नामेंट की वजह से ये जो पूरा साल भर आयोजित किया जाता है ना, प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया सर्किट, इसकी प्राइज मनी होती है 1 करोड़। उसमें से बाउल्डर्स क्लासिक की बात करें तो इसके तहत शुभंकर शर्मा को 15 लाख रुपए की राशि हाल ही में दी गई है। तो शुभंकर शर्मा गोल्फ के खिलाड़ी हैं, और बाउल्डर्स क्लासिक टूर्नामेंट की बात करें तो यह भी गोल्फ से संबंधित टूर्नामेंट है। शुभंकर शर्मा चंडीगढ़ से आते हैं, चंडीगढ़ के रहने वाले हैं। 29 ईयर इंडियन गोल्फर। यहां पर प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया की बात करें तो इंडिया के जो पेशेवर गोल्फर है उनके लिए गवर्निंग बॉडी है। इंडिया में गोल्फ टूर्नामेंट को बढ़ावा देना, गोल्फ खेलों को बढ़ावा देना इस संस्था का मुख्य कार्य है, इसलिए ये टूर्नामेंट का आयोजन करती है। 2006 में इस संस्था की स्थापना की गई थी और हेडक्वार्टर है इसका नई दिल्ली में। आगे चलेंगे। गोल्फ से संबंधित जो ट्रॉफीज है या फिर कप हैं जो कि नॉर्मली पूछे जा सकते हैं, उनमें एक राइडर्स कप पूछा जा सकता है, गोल्फ टूर्नामेंट है। एक वॉकर कप गोल्फ से संबंधित है। आइजनहावर ट्रॉफी ये गोल्फ से संबंधित टूर्नामेंट है। प्रिंस ऑफ वेल्स कप ये वर्ल्ड में काफी फेमस है, गोल्फ से संबंधित। और एक वॉकर कप है वर्ल्ड में जो कि गोल्फ से संबंधित टूर्नामेंट है। तो नॉर्मली बैडमिंटन, क्रिकेट ये टूर्नामेंट हमको पता होते हैं, लेकिन आजकल एसएससी में गोल्फ और ऐसे जो गेम्स हैं जिनमें इंडिया में नॉर्मली जिनका कम क्रेज है उनके बारे में भी आजकल पूछा जा रहा है। तो इन 5 कप को याद रखिएगा कि ये गोल्फ से संबंधित टूर्नामेंट है। आगे चलें। विश्व लीवर दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है?
वर्ल्ड लीवर डे, ये डे हर साल मनाया जाता है 19 अप्रैल को, वर्ल्ड लीवर डे। ठीक है, 19 अप्रैल को मनाया जाता है। लीवर से जुड़ी हुई जो डिसीज है उनके प्रति लोगों को अवेयर करना, उनके बचाव के प्रति ग्लोबल लेवल पर अवेयरनेस फैलाना वर्ल्ड लीवर डे को मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य है। तो हर साल ये डे 19 अप्रैल को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत यूरोपियन एसोसिएशन फॉर द स्टडी ऑफ द लीवर, इन्होंने 2010 में की थी। ओके, तब से ये हर साल मनाया जा रहा है। और 2026 में सॉलिड हैबिट्स स्ट्रॉन्ग लीवर, ये थीम रखी गई है वर्ल्ड लीवर डे की। डेट 19 अप्रैल और थीम सॉलिड हैबिट्स स्ट्रॉन्ग लीवर। 19 अप्रैल को देखिए, ये जो डे डिसाइड किया गया है ना, ये एक्चुअल में एक स्थापना दिवस है 1966 में, यूरोपियन एसोसिएशन फॉर द स्टडी ऑफ द लीवर। ये एक संस्था का स्थापना दिवस है, क्योंकि इसी संस्था ने शुरू किया था, तो इसी का स्थापना दिवस 19 अप्रैल को वर्ल्ड लीवर डे भी मनाया जाता है। दुनिया में लगभग 1/3 जो वयस्क लोग हैं, एडल्ट लोग हैं, वो MASLD डिसीज से प्रभावित है। ये जो डिसीज है ना, एक्चुअल में लीवर, फैटी लीवर को इंडिकेट करती है। फैटी लीवर, जब लीवर में फैट जमा हो जाता है, फैटी लीवर हो जाता है, तो फिर डायबिटीज और अदर काफी सारी लीवर कैंसर तक का खतरा इसमें बढ़ जाता है। तो इसीलिए लीवर के प्रति अवेयरनेस फैलाना जरूरी है, इसको स्वस्थ रखना, हेल्दी रखना जरूरी है। इसलिए वर्ल्ड लीवर डे 19 अप्रैल को मनाया जाता है। हर साल लगभग 20 लाख लोग पूरे वर्ल्ड में लीवर डिसीज के कारण मर जाते हैं। ठीक है, हाल ही में चर्चा में रहा दहेज निषेध अधिनियम भारत में किस वर्ष लागू किया गया था? तो दहेज निषेध अधिनियम ये भारत में लागू किया गया था 1961 में। अब आप बोलेंगे सर अभी सुर्खियों में क्यों है? तो अभी सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट आया है इस एक्ट पर। 1961 का डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 में लाया गया था। इसके कुछ प्रावधानों पर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ वर्डिक्ट दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई पत्नी अपने पति पर डाउरी का केस करती है ना, दहेज प्रताड़ना का, दहेज लेने का केस कर देती है ना, तो पुरुष पक्ष के जो वकील होते थे ना, वो क्या करते थे कि अगेंस्ट में, महिला के अगेंस्ट में केस लगा देते थे कि भाई अगर हमने दहेज लिया, और दहेज लेना अपराध है तो दहेज देना भी अपराध है, इन्होंने दहेज दिया, तो इन पर काउंटर केस लगा देते थे पुरुष या पुरुष वर्ग के जो वकील होते थे वो। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने बोला है अब ऐसा नहीं हो पाएगा। अगर कोई महिला पति पर डाउरी का केस करती है तो पुलिस या जो पति पक्ष है उस महिला पर दहेज देने का केस नहीं कर पाएंगे। ओके, कोर्ट ने कहा है कि पीड़ित महिला को सेक्शन 7 के सब क्लॉज 3 के तहत प्रोटेक्शन मिली हुई है कि वो बिना डरे अपनी कंप्लेंट कर सकती है। तो ये जो केस था ना, ये इस सेक्शन का जो अधिकार है महिलाओं का, उसके प्रति बाधा बन रहा था कि भैया महिलाएं डर जाएगी कि ये तो काउंटर केस भी कर सकते हैं। तो इसको हटाया गया है और इस सेक्शन को प्रोटेक्ट किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो आई होप समझ पाए होंगे। तो डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 में लाया गया था। यह कानून मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है, डाउरी का केस। तो पार्लियामेंट की ज्वाइंट सिटिंग में इसको पास कराया गया था। हालांकि 1984, 1996 में इसमें कुछ संशोधन भी किए गए थे ताकि इसे सशक्त बनाया जा सके। इसके कुछ सेक्शंस हैं, जैसे सेक्शन 3 आपको पता होना चाहिए। सेक्शन 3, इस कानून में दहेज लेना और देना दोनों ही मना है, ये कहता है सेक्शन 3। लेकिन अब कोर्ट ने कहा है कि विक्टिम को अपराधी नहीं माना जाएगा, तो इसी सेक्शन के तहत महिलाओं को रिलीफ दिया गया है। एक सेक्शन 406 भी आता है, स्त्री धन से रिलेटेड है, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट के तहत। इसमें कहा गया है कि अगर पति या उसके घर वाले महिला का स्त्री धन जैसे ज्वेलरी, मनी, गिफ्ट जो भी उनके पास है, अगर वो वापस नहीं करते ना, तो क्रिमिनल केस लगाया जा सकता है पुरुष के खिलाफ या पुरुष वर्ग के खिलाफ। तो ये भी एक सेक्शन है 406 का। तो ये दोनों याद रखिएगा, याद रख पाए तो, अदरवाइज केवल आप एक्ट को याद रखिए। 1961 में इसे लागू किया गया था। लास्ट क्वेश्चन, T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? पुरुष और मेन और विमेन दोनों कैटेगरी की यहां पर बात हो रही है। तो T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में इंडिया के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाली जो खिलाड़ी बनी है, ये बनी है स्मृति मंधाना।
काफी सुर्खियों में है अभी स्मृति मंधाना, लगातार हम भी डिस्कस करते हैं इनको। तो अभी हुआ ये है कि एक मैच था साउथ अफ्रीका के खिलाफ डरबन में, एक T20 मैच खेला गया था 18 अप्रैल 2026 को। इसमें इन्होंने T20 में जो पारी खेली ना, उसके बाद T20 इंटरनेशनल में भारत की ओर से सबसे ज्यादा रन बनाने वाली इंडियन प्लेयर बनी है स्मृति मंधाना। पहले ये जो रिकॉर्ड था रोहित शर्मा के नाम था, फॉर्मर कैप्टन हमारे, इन्होंने 4231 रन बनाए थे 159 मैचेस में, ये रिकॉर्ड था। लेकिन इनके रिकॉर्ड को ब्रेक किया है स्मृति मंधाना ने। इन्होंने 4244 रन के साथ भारत के लिए T20 में सबसे ज्यादा रन बना दिए हैं स्मृति मंधाना। इंडिया में अगर वर्ल्ड लेवल पर देखें तो सबसे ज्यादा T20 में जिसके रन हैं वो है न्यूजीलैंड की सूजी बैट्स, 4717 रन इन्होंने T20 क्रिकेट में बनाए हैं अभी तक सबसे ज्यादा। और स्मृति मंधाना सेकंड नंबर पर आती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मतलब वर्ल्ड में नहीं पर इंडिया में टॉप पर है। स्मृति मंधाना का नया जो रिकॉर्ड है 161 मैचेस, 155 पारियां इन्होंने खेली है 161 मैचेस में, और 4244 रन इन्होंने बनाए। हालांकि पाकिस्तान के बाबर आजम के रन भी स्मृति मंधाना से ज्यादा हैं, 4596 रन इनके नाम दर्ज हैं। मेंस T20 क्रिकेट में सबसे बड़ा जो रिकॉर्ड है वो बाबर आजम के नाम है। लेकिन महिलाओं में कंपेयर करेंगे जब हम, तो न्यूजीलैंड की सूजी बैट्स के बाद आती है स्मृति मंधाना महिलाओं में। लेकिन पुरुष को भी ऐड करें तो फिर बाबर आजम के भी ज्यादा रन। लेकिन इंडिया में T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन किसके हो गए? स्मृति मंधाना के। इजी। तो यहां पर 20 अप्रैल के हमारे सभी करंट अफेयर हमने डिटेल में डिस्कस किए। अब हम लास्ट डे के करंट अफेयर को रिवाइज कर लेते हैं। याना गुफाओं को भू विरासत स्थल घोषित किया गया, यह गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो यह है कर्नाटका में। 16 अप्रैल 2026 को भारतीय रेलवे का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 173। परिसीमन विधेयक 2026 को हाल ही में लोकसभा में रखा गया, इसके तहत लोकसभा की सदस्य संख्या कितनी करने का प्रस्ताव है? 850। यंग ग्लोबल लीडर्स क्लास ऑफ 2026 में किसे शामिल किया गया? जय शाह। किस राज्य के हाईकोर्ट ने सभी सेक्टर्स में महिलाओं के लिए मासिक धर्म अवकाश लागू करने का आदेश दिया है? तो यह है कर्नाटका हाईकोर्ट। प्रतिवर्ष दुनिया भर में वर्ल्ड हेरिटेज डे कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 18 अप्रैल को। भारत ने अप्रैल 2026 में ब्रिक्स स्वास्थ्य कार्य समूह की पहली बैठक की मेजबानी किस शहर में की? तो यह आयोजन किया गया नई दिल्ली में। इसके बाद एशियाई एक्सीलेंस अवार्ड 2026 में किस भारतीय मूल के व्यक्तित्व को ग्लोबल कल्चरल एम्बेसडर के रूप में सम्मानित किया गया है? तो ये हो जाएंगे विकास खन्ना, शेफ हैं, इंडियन शेफ। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी इजी ऑफ डूइंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंडिया रिपोर्ट के अनुसार रिसर्च और डेवलपमेंट इकोसिस्टम में सुधार के लिए किस नए फ्रेमवर्क का प्रस्ताव दिया गया? तो यह है रोप फ्रेमवर्क। भारत की पहली यूनिवर्सिटी बेस्ड क्वांटम रेफरेंस फैसिलिटी का इनॉग्रेशन किस राज्य में किया गया है? तो यह है आंध्र प्रदेश राज्य। ये सारे करंट अफेयर कल के सेशन के हमने रिवाइज किए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे के आंसर पर। पहला क्वेश्चन क्या था? भारतीय मूल के चंद्रिका प्रसाद संतोखी का निधन हो गया, ये किस देश के पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं? तो यह है सूरीनाम, दक्षिण अमेरिकी देश। फिर 1 अप्रैल 2026 को भारतीय रिजर्व बैंक ने अपना कौन सा स्थापना दिवस या फाउंडेशन डे मनाया? तो इसने 91 फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया है। आईपीएल इतिहास में लक्ष्य का पीछा करते हुए 4000 रन पूरे करने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? तो यह है विराट कोहली। ये तीनों क्वेश्चन के आंसर अब आज के क्वेश्चन ऑफ द डे। अभ्यास साइक्लोन भारत और किस देश के मध्य में आयोजित किया जाता है? माउंट सेमेरू किस देश में स्थित है? ज्वालामुखी पर्वत है। म्यांमार के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तीनों क्वेश्चन को नोट करो, कमेंट में आंसर कीजिएगा। सेशन पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करके जाइए। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हम कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। चेकआउट करो एप्लीकेशन को, सेल चल रही है, फायदा उठाओ, अप टू 90% तक ऑफ आपको मिल जाएगा, तो फायदा उठाओ। हम कल फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। जय हिंद, जय भारत।